Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study well as you continue message. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तमाम प्रयासों के बाद समाप्त होता है। फिर चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हमारा है सिंथेसिस। एक नया टॉपिक शुरुआत होगा आपके लिए और इसमें सब कुछ आपके लिए नया ही होगा, तो इसलिए इसको समझने का बहुत ही गंभीरता से आप लोग प्रयास करें, क्योंकि कब कोई भी चीज़ अगर नई होती है, नया सिखाया जाता है, तो उसे हमें और भी गंभीरता से स्टडी करना चाहिए ताकि अध्ययन का जो क्रम है वो बहुत ही अच्छे से चलता रहे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारे जो भी हैं उन पे आज हम लोग बात करते हैं। सिंथेसिस की बात करें बच्चों, तो सिंथेसिस यहाँ इसका मतलब होता है वाक्य विश्लेषण या वाक्य संश्लेषण। ठीक है, अब बात करेंगे कि सिंथेसिस के अंतर्गत हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तो बच्चों चलते हैं, सिंथेसिस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सिंथेसिस के अंतर्गत हमें तीन चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला है सिंपल सेंटेंस। पहला क्या है भाई? सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। पहला है साधारण। अगर दूसरे की बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब हुआ मिश्रित वाक्य। अगर भाई तीसरे की बात करेंगे हम तो होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य। तो यहां पर इन तीन चीजों का अध्ययन हमें करना होगा। अगर बच्चों बात करें यहाँ पर, ये सबसे बड़ा लंबा टॉपिक है आपका ग्रामर का, और यहाँ पर आपको दिमाग की बत्ती को हमेशा जला कर रखना होगा, बिल्कुल अच्छे से एक्टिवेट रहना होगा, तब आप टॉपिक को विधिवत समझ पाएंगे। अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इसका सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन कौन है? सोल्यूशन मैं स्वयं। हर समस्या के सलूशन मेरे पास है। चलते हैं पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें बात करते हैं। अगर हम बच्चों सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो सिंपल सेंटेंस आज भूमिका बताते हैं हम आपको। सिर्फ पहले अगर सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो सिंपल सेंटेंस आपके कई प्रकार से बनेगा। सिंपल सेंटेंस की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस की सिर्फ बात करें तो आपको यहाँ पर कई चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कि पार्टिसिपल, ये सब कुछ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। पहला पढ़ना होगा पार्टिसिपल। उसके बाद आता है नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, पार्टिसिपल। ये सब सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। ये सब कुछ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। पार्टिसिपल, उसके बाद नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, पार्टिसिपल, इसके बाद आएगा इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब आएगा। फिर आएगा नाउन और फ्रेज इन पोजीशन। नाउन और फ्रेज इन पोजीशन आएगा बच्चों। अगर इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग
तो आएगा आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आएगा। छठवां एडवर्ब आएगा। यूज ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। इसके बाद मिलेगा आपको प्रीपोजिशन। फिर मिलेगा कंजक्शन। तो कुल मिलाकर के इन चीजों का अध्ययन यहां पर होगा बच्चों। ये सिर्फ आएंगे सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा भाई? सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आपको पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, इंफिनिटिव वर्ब, नाउन और फ्रेज इन पोजीशन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशन यूज बिफोर नाउन और प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद कंजक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। 2 नंबर का आता है। अभी सिर्फ सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया, ठीक है। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत। तो चलो भाई देखते हैं आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको क्लास पढ़ने होंगे। इसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये 3 होंगे। इसके बाद कंपाउंड आएगा। 4 प्रकार के कंजक्शन मिलेंगे कोऑर्डिनेट के अंतर्गत, वो भी आपको बता देंगे। तो आज सिर्फ यहाँ तक। फिर चलते हैं, टॉपिक आपका आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पार्टिसिपल। तो चलो भाई चलते हैं पार्टिसिपल के अंतर्गत। हेडिंग है आपकी यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत। पार्टिसिपल का मतलब होता है कृदंत। तो चलते हैं भाई, जाना जाए कि सिंपल सेंटेंस में वाक्य किस प्रकार के बनते हैं। तो चले पहले जाने पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल क्या है? तो पार्टिसिपल साधारणतः पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक हो जाता है, लेकिन फिनिट वर्ब भिन्न होते हैं। इसके बाद एक और रूल है, पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य को जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ। जो कार्य पहले हुआ होता है उसको पहले दिखाने वाले फिनिट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा जो कार्य अंत में हुआ होता है उसे फिनिट वर्ब में बदल देते हैं। ये तो रूल्स रहे आपके जो हमने आपको बताए हैं। तो चलते हैं भैया, अब रूल्स ये। तो अब पार्टिसिपल की बात करेंगे। पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा होगा भाई पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल यहाँ पर आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे।
पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल कितने प्रकार होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ओके, तो पार्टिसिपल इज डन। चलो भैया इसके अंतर्गत देखो पहला पार्टिसिपल कौन सा आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल यहाँ पर जाने। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल ये कहता है भाई, क्या कहता है कि यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, ध्यान दो अच्छे से, यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, तथा उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तथा उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच, समयांतराल ना हो, यानी समय का अंतर ना हो। तो ये चीज है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचानेंगे कैसे? यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, दूसरा कार्य प्रारंभ हो, अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर ना हो। और एक चीज ध्यान रखना, पहले कार्य का संबंध दूसरे कार्य से होना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वह वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, तो ध्यान देना कि यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, दूसरा कार्य प्रारंभ हो, अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर ना हो, और पहले कार्य का संबंध दूसरे कार्य से भी होना चाहिए, तो ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में होंगे। तो चले भाई इसमें वाक्य देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल बोला जाए कि मैंने उसे देखा, वह मुस्कुराई। जैसे देखे तुरंत मुस्कुराई। मैंने पिंजरा खोला, तोता उड़ गया। पिंजरा खोले, तोता उड़ गया, यानी समय का अंतर नहीं रहा। इसका भी ध्यान रखना होगा आपको, समय का अंतर नहीं आना चाहिए। समय का अंतर अगर आ गया समझो परफेक्ट में पहुंच गया। तो चलते हैं भैया एग्जांपल की ओर। अब यहाँ पे वाक्य दो प्रकार से बनेंगे। वाक्य आएगा वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। अगर वर्ब से शुरू होता है कोई भी वाक्य तो क्या करेंगे हम लोग? जिरन बनाएंगे। अगर वर्ब से शुरू होने पर वाक्य में वर्ब से शुरू होगा वाक्य तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे। एक और ये भी रूल है, सारे रूल याद रखते जाओ क्योंकि रूल की यहाँ पे बहुत लंबी फहरिस्त है, श्रृंखला है। तो चले भाई पहला एग्जांपल देखो, अच्छे समझाते हैं। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई पुट ऑफ माई क्लॉथ्स, ये बैग लिख लो भाई। चलो अच्छा देखते हैं। मैं घर पहुंचा, पहला वाक्य बोला, मैंने बैग रख दिया। कौन पहुंचा? घर, मैं। यानी मैं घर पहुंचा, मैंने बैग रख दिया। सब्जेक्ट दोनों के बराबर, यानी एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट का यहाँ ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट दोनों के एक होने चाहिए, सेम होने चाहिए वाक्य में, पहले वाक्य का और दूसरे वाक्य का भी। जैसे घर कौन पहुंचा? मैं घर पहुंचा, मैंने ही बैग रखा, यानी एक ही व्यक्ति ने कार्य किया है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ब शुरू हो भाई, यहाँ पर भी वर्ब है, तो क्या करेंगे? जो पहला वाला वाक्य का वर्ब होगा उसको क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। तो शुरुआत करो, रीच का फर्स्ट फॉर्म रीच, इसी में आईएनजी। रीचिंग होम, रीचिंग होम वाक्य खत्म, कामा लगाइए।
क्या लगाना होगा, कॉमा। तो वाक्य खत्म होने पर तुरंत कॉमा लगाएं। तो रीचिंग फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी में, तो रीच का फर्स्ट फॉर्म रीच, इसी में आईएनजी जोड़ा, रीचिंग होम लिखा, लिख दिया। वाक्य खत्म तो कॉमा लगा दीजिए, रीचिंग होम। इसके बाद अगला वाक्य लिखें, आई पुट ऑफ माई बैग। अर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मैं घर पहुंचा, मैंने अपना बैग रख दिया। आपने जो हल क्या किया, रीचिंग होम, घर पहुंचते ही, आई पुट ऑफ माई बैग, मैंने अपना बैग रख दिया। यानी वाक्य पूरी तरीके से आंसर में सही है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, शीला सा ए स्नेक, शीला सा ए स्नेक। शीला ने एक सांप देखा, शी फियर्ड, वह डर गई। जैसे देखा तो तुरंत डरी होगी ना, देखा किसने भाई, शीला ने, डरा कौन, शी फियर, यानी वही शीला नहीं डरी। ठीक है, वही व्यक्ति है सेम, वाक्य में सब्जेक्ट का चेंजेस नहीं हुआ है। शीला ने सांप देखा, शीला डर गई, यानी शी डर गई, मतलब शी कौन है, शीला यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, एक ही है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में बताया था आईएनजी, तो सी होगा, सा का फर्स्ट फॉर्म सी, इसे में आईएनजी जोड़ा तो सेम। क्या लिखा है, ए स्नेक लिखो भाई, ए स्नेक। वाक्य खत्म हुआ, कॉमा लगाएं। शी फियर्ड, वह डर गई, डरा कौन, शीला। तो सी के स्थान पर नाउन का इस्तेमाल करें। नाउन क्या है, शीला, तो शीला फियर्ड। वाक्य का अर्थ क्या निकला टोटली तौर पे, सीइंग ए स्नेक, यानी एक सांप को देखते ही शीला फियर्ड, सांप को देखते ही शीला डर गई। ओके, तो बच्चों ये आपका एक और सॉल्यूशन रहा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अगले टॉपिक की बात करें। अगला क्वेश्चन है, आई हियर्ड सैड न्यूज, आई हियर्ड सैड न्यूज, मैंने दुखद समाचार सुना। आई बिगैन टू वीप, मैं रोने लगा। आई बिगैन टू वीप, मैंने दुखद समाचार सुना, मैं रोने लगा। कोई भी हो भाई, दुखद समाचार सुनेगा ना तो क्या होगा, रोने लगेगा ना। नहीं, कुछ देर अंतर थोड़ी कर रुक भी जाओ, कुछ देर बाद रो बजे, ऐसा कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य जो समय का अंतर नहीं लेते हैं, प्रथम वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा भाई, हियर का फर्स्ट फॉर्म हियर, इसे में आईएनजी, हियरिंग सैड न्यूज, इसका अर्थ हुआ दुखद समाचार सुनते ही, वाक्य खत्म, कॉमा लगा दीजिए। आई यहाँ पर, आई यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो क्या लिख दोगे, अगला वाक्य, आई बिगैन टू वीप, आई बिगैन टू वीप। आपका अर्थ समाप्त हुआ यहाँ पर सॉल्यूशन का। आई हियर्ड सैड न्यूज, मैंने दुखद समाचार सुना, मैं रोने लगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, आपने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, हियर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हियरिंग सैड न्यूज, सैड न्यूज, वाक्य खत्म, कॉमा लगा दीजिए। आई बिगैन टू वीप, मैं रोने लगा। तो अर्थ आपका पूरा वाक्य निकला, समाचार को, दुखद समाचार को सुनते ही मैं रोने लगा। तो बच्चों ये टॉपिक एंड होता है। अब इसका टाइप नंबर 2 बात करेंगे। टाइप नंबर 2 है कि यदि वाक्य में इजामार हो, क्या हो भाई, यदि वाक्य में, रोल नंबर 2 है इसका, यदि वाक्य में इज, एम, आर हो तो बीइंग लिखते हैं। किसके स्थान पे लिखोगे, इन्हीं इज, एम, आर, वाज, वेयर के स्थान पर क्या लिखना होगा, बीइंग। इज, एम, आर, वाज, वेयर के स्थान पे क्या करेंगे भाई, हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, पहला एग्जांपल, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई एट मच फूड, मैंने बहुत सारा भोजन खाया। मैं भूखा था, मैंने बहुत सारा भोजन खाया। तो क्या करेंगे, इज, एम, आर, वाज के स्थान पे क्या करोगे, पहले बीइंग लिखोगे शुरुआत में, तो बीइंग हंग्री, यानी भूखा होने पर। बीइंग मतलब होता है होने पर, हंग्री, हंग्री, बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, वाक्य खत्म, कॉमा लगा दीजिए। आई एट मच फूड, अगला वाक्य पूरा वही लिखिए, आई एट मच फूड, मैंने बहुत सारा भोजन खाया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे बोला जाए, सी वाज थर्टी, सी वाज थर्टी, वह प्यासी थी। सी ड्रैंक मच वाटर, उसने बहुत सारा पानी पिया।
वह प्यासी थी, उसने बहुत सारा पानी पिया। तो क्या करेंगे, इज एम आर वाज के स्थान पे भैया बीइंग लिखो। शुरुआत में हमने क्या लिखा, बीइंग। अब क्या करेंगे, थर्सटी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, वाक्य खत्म, कॉमा लगा दीजिए। तो बीइंग थर्सटी, प्यासा होने पर। सी ड्रैंक मच वाटर, उसने खूब पानी पिया। सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, नाउन। सी अरे वही है, सेम वर्ड, प्रोनाउन ही है, तो वही लिखो भाई, सी ड्रैंक मच वाटर। तो बच्चों ये टॉपिक आज आपका समाप्त होता है। फिर अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू लेटर।